चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। चलिए बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद में बिल पारित करना। कैसे बिल पारित होगा? 2/3 मतदान उपस्थित और टोटल 2/3, 2/3 अगर है मेजोरिटी तभी हो पाएगा। चलिए ठीक है। चलिए ये बताइए, ये बताओ जी, क्वेश्चन है, ये बताना है, अगर महालेखा परीक्षक चाहे, तुम बताओ रोशनी, अगर महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। चले तुम बताओ, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? संविधान संशोधन होता है ना, संविधान में बदलाव होता है ना जी। संविधान संशोधन किस आर्टिकल अनुच्छेद में होता है? यही पढ़ती हो? चलो बोलो तुम जी, किस अनुच्छेद में होता है संविधान संशोधन का प्रस्ताव? किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन होता है? तो बोलो रे, बोलो। 368 के द्वारा। किस द्वारा? 360A। हाँ, 368 के थ्रू क्या होता है? संविधान में चेंजिंग। बताइए, संविधान तुम बताओ, संविधान जो संशोधन हुआ है वो किस देश के संविधान से लिया गया? मतलब किस देश में ये, मतलब संविधान नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया संवर्ती सूची। तुम बताओ जी, तुम सब कोई बताओ। अरे संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। किस देश से? अरे साउथ अफ्रीका से लेते हैं हम लोग। चले बताओ, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र आज़ादी के बाद? हाँ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बोलो, किस संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान कहते हैं, छोटा संविधान? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है। चलिए चलिए आज हम लोग नया शुरू करते हैं। यहाँ से लिखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लिखो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में कब हुई? जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं, कमीशन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर लिखिए, 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी। समझे? किसकी स्थापना हुई थी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। याद हो गया? अच्छा देखो, नेशनल, इधर देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसकी स्थापना समझ में आ गया कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993। अच्छा, इसको क्यों बनाया गया था? बताइए क्यों बनाया गया था? इसको बनाने की क्यों जरूरत, क्या जरूरत थी? हाँ, किसको अधिकार देने के लिए? हाँ, देखिए ध्यान सुनिए इधर। हाँ, देखिए इसमें होता क्या है, कोई अधिकारी, पुलिस वाला अगर आदमी को तंग करता है, कोई पुलिस वाला किसी आदमी क्या करता है? तंग करता है या अपने पावर का मिसयूज करता है, तो वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आदमी, आम आदमी शिकायत कर सकता है। ऐसा में मान लो हम आदमी, हम शिक्षक हैं, हमको कोई पुलिस वाला मारता पीटता है, पावर का मिसयूज करता है, कोई आईएएस या कोई एसपी,
तो हम कहाँ शिकायत करेंगे? कहाँ शिकायत करेंगे? कोर्ट में तो करेंगे ही। कोर्ट के अलावे यही तो है मानवाधिकार। ये मानव, देखो, मानव के अधिकारों की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है जी? ये मानव के अधिकारों की रक्षा करता है, ताकि अगर आपको कोई तंग करता है तो आप उसकी शिकायत कर सके। यू कैन मेक कंप्लेन अगेंस्ट ऑल दोज पर्सन हु मेक्स यू डिस्ट्रॉयड। मतलब और सभी व्यक्ति के खिलाफ जो है शिकायत होती है। क्या होती है? शिकायत। अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है। अगर आपको को हरास कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। इसीलिए बना है क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो कब बना था? 12 अक्टूबर 1993। इसका पर्पस भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसके जो रिटायर्ड जज होते, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, वो होते सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है ना, वो इसका अध्यक्ष होता है। किसका अध्यक्ष? हाँ, नोट में लिख लो। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश। रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश इसके जज होते हैं। ठीक है, तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष जो होते हैं अवकाश प्राप्त रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत? चले। अच्छा, इसी प्रकार एक अधिकार है, सूचना का अधिकार। 2005 कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिला से। आरटीआई से होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? तो सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार? देखो, सूचना का अधिकार जो है मुख्य रूप से, देखिए, ये जो सूचना का अधिकार है एक कानूनी अधिकार। कौन अधिकार है? कानूनी अधिकार है, ध्यान दीजिए। और ये मौलिक अधिकार भी है। क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट भी है, समझे? सूचना का अधिकार जो है मुख्य रूप से कानूनी, वैधानिक या मौलिक अधिकार है। कौन अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार भी है, वैधानिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी। इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। समझे? तो नोट में लिख लो। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। इसलिए आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी में पूछा सवाल है ये, और ये 2005 में लागू हुआ था। 2000 कहाँ पर? 5 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। ठीक है, कोई दिक्कत? ये टीचिंग एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। याद हो गया ना? तो बाबू बताओ कब अधिकार लागू हुआ? ये 2005 में लागू हुआ। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, डॉक्टर प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन समिति अध्यक्ष बने थे? कब बने थे? ये सवाल पूछ लेता है, बताओ। टफ क्वेश्चन बना दिया आप, तुमको डेट तो याद नहीं होगा। टफ बना दिया ना, तो लिखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का हिंदी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कब बने थे? ये सवाल टफ हो गया अपने आप में, क्योंकि जनरली सबको पता नहीं रहता है। देखो, 29 अगस्त 1947 को, जो 29 अगस्त 1947 है, 1947 नहीं जी, 1949 को। कब? 1949 को। 47 होगा, ऑप्शन में गलत दिया, किताब में गलत दिया है। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का स्थापना हुआ। समझ आया? दिक्कत? तो प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 के। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। याद है ना? ये डेट याद करना। कब? 29 अगस्त 1947।
कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार देता है? निम्न में कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करता है? वाह, बड़ा बढ़िया सेंटेंस। देखो क्या लिखा है, कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार देता है? अच्छा, उत्पीड़क क्या होता है, कोई बताइए। उत्पीड़क क्या होता है? हम्म? नहीं नहीं बाप, उत्पीड़क विकास होता है। वो तो हुआ डेवलपमेंट, नया नया घर बनाना, नौकरी लगा देना, बड़ा बड़ा महल बना देना, शहर बना देना, वो हो विकास। उत्पीड़क क्या होता है बताओ, कोई बताओ, हिंदी में बताओ। उत्पीड़क का मतलब होता है, ध्यान दीजिए। देखो समझो बच्चों, उत्पीड़न जानते हो? पहले उत्पीड़न बताओ, उत्पीड़न क्या होता है? हाँ, उत्पीड़न मतलब कष्ट देना, उत्पीड़क मतलब कष्ट देने वाला व्यक्ति हो जाएगा। तो ये व्यवस्था लोकतंत्र में होता है। किस में होता है, कैसे होता है, कोई बताइए। आंसर होगा लोकतंत्र, लिखो आंसर, लिखिए लोकतंत्र, आंसर लिखिए लोकतंत्र, आंसर होगा लोकतंत्र। अच्छा, लोकतंत्र क्यों होगा? अच्छा, लोकतंत्र में हम खुद को कष्ट देंगे? हाँ, वेरी गुड, गुड जियो, सही बोला है। गलत आदमी को चुनते हैं तो वो हमें कष्ट देता है। अगर हम गलत आदमी को चुन लिए तो हमें कष्ट ही देगा ना। सही बोला, ये बात दिमाग लगाया है। अगर हम गलत प्रतिनिधि को चुन लिए तो वो हमें कष्ट ही देगा, उत्पीड़न करेगा। वो हुआ उत्पीड़क। क्या हुआ? तो उत्पीड़न का मतलब होता है कष्ट देना, दुख देना। ठीक है, फलना हमको बहुत उत्पीड़न देता है। तो उत्पीड़क वो बंदा या इंसान होगा, चाहे लड़का हो या लड़की। जब हम गलत नेता को चुन लेते हैं, समझे क्या बोले? जब हम गलत नेता को चुन लेते हैं तो वो हमें दुख देता है, उत्पीड़न करता है, वो उत्पीड़क हुआ। और यह व्यवस्था किस में होता है? लोकतंत्र में। ठीक है, चलिए नोट करके लिखो। देखिए, जब हम गलत नेता को चुनते हैं तो हमें उत्पीड़न करता है, वो हमें उत्पीड़न करता है। जब हम गलत नेता को चुन लेते हैं तो हमारा उत्पीड़न करता है, उत्पीड़न करता है, वह उत्पीड़क हो जाता है। वह नेता उत्पीड़क हो जाता है, वह नेता उत्पीड़क, ऑपरेसर। ऑपरेसर मतलब अत्याचार करने वाला, दुख देने वाला। ठीक है, क्या क्या बोले, क्या बोले, फिर से बोलो। जब हम गलत नेता को चुनते हैं बाबू तो हमें क्या देता है? कष्ट। ये किसने कहा था? ये बात कहा था जेम्स रसेल लॉवेल ने कहा था। इसको याद करना जरूरी नहीं है, फिर भी देख लो। जेम्स रसेल, उसने कहा था डेमोक्रेसी इज द राइट टू बी योर ऑन ऑपरेसर। डेमोक्रेसी इज द राइट टू बी योर ऑन ऑपरेसर। अगर आप दुख में हैं, इसलिए दुख में हैं क्योंकि आपने गलत नेता को दिया वोट और वो आपका कर रहा है क्या? शोषण कर रहा है। कोई दिक्कत? क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। ठीक है, कह रहे पढ़ के आया था जी, दिमाग लगा लें। चलो गुड, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। देखो अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य किया था?
रियासतों को एक किया था। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। 560 देशी रियासत को एक किया था, लिख लो। स्वतंत्रता के समय निम्न में किसने भारत को शामिल होने हेतु मनाने का कार्य किया था? स्वतंत्रता के समय निम्न में किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य किया था? किसने किया था बाबू? आंसर लिखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आंसर लिखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसने क्या किया था पता है? 560 से ज्यादा, 560 से ज्यादा देशी रियासत था, समझे? ध्यान दो दरबुआ, इन सब ये सब ना, ना तो इंडिया में, ना तो वो कह रहा था कि हम इंडिया मिल भी नहीं करेंगे। सोचो, इंडिया का 560 टुकड़ा हो जाता। कितना टुकड़ा? मतलब इंडिया इतना बड़ा है तो चाइना आंख दिखाता है, पाकिस्तान आंख दिखाता है, एक छोटका देश नेपाल भी अपना अपना रंग दिखाते रहता है। तो कोई औकात नहीं नेपाल का इंडिया के सामने, वो धमकी देते रहता है। जब 565 टुकड़ा हो जाता तो क्या होता इंडिया का, सोचो तुम। समझ में बात? तो क्या किया, ध्यान दीजिए। इसने, चूंकि गृह मंत्री थे कौन, जैसे अमित शाह के पास गृह मंत्री है, तोड़वा दिया सबको जंतर मंतर पे, होकवा दिया सबको एकदम। दिल्ली पुलिस बोला जाओ, सीआरपीएफ फॉर्म में हेन सब जगह तोड़ ताड़ दिया, बढ़िया से फोड़ फाड़ दिया, है ना। तो उस समय भी गृह मंत्री कौन थे? तो उसने पुलिसिया बल का उपयोग करके सब नेता को सहित दिया, सब नेता नहीं, सब राजा को बोला कि रहना है तो इंडिया में रहो, विलय करो, क्या करो, विलय, अपना राजा महाराजा को हटाओ, तुम्हारा गया सब, अब लोकतंत्र हो गया, सब कुछ छीन लिया। क्या किया? लोकतंत्र में शामिल कर दिया। तो 565, इधर ध्यान समझिए, 565 या 560 से ज्यादा, समझे, देशी रियासतों को क्या किया इन्होंने? इंडिया में मर्ज करवाया। क्या करवाया? विलय करवाया। तो लिख लो, सरदार वल्लभ पटेल ने 560 से अधिक देशी रियासतों को बाद में शांतिपूर्ण विलय करवाया था। ठीक है, 560 प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत? देश रियासतों को किसने किया था? एक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, ये देश के पहले क्या थे? ये 3 पद प्रधान किए थे, याद करना। ये पहले जो थे गृह मंत्री तो थे ही, सब जानता है। और बताओ, और कौन थे? 2 पद पे और था, लौह पुरुष। लौह पुरुष तो उसका टाइटल था, और 2 पद लहान के लौह पुरुष, तो आयरन मैन कहते ही हैं इन्हें। सरदार तो उसको महिला से दिया था बारदोली में। हम करें गृह मंत्री के अलावा वो 2 मंत्री और बने थे। पहले उप प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री? और पहले सूचना और प्रसारण मंत्री भी यही थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लिख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 मंत्रालय संभाले थे। पहले पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो पहला गृह मंत्री कौन थे? पहले उप प्रधानमंत्री, पहले सूचना और प्रसारण मंत्री, ध्यान रखना, ठीक। और आयरन मैन किसे कहते हैं? अच्छा, इन्हीं का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा मूर्ति लगा है गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ, देखो इन्होंने सबको एक किया था ना, ये पढ़ा है ना बाबू। 565 देशी रियासतों को क्या किया था इन्होंने? एक किया था। इसीलिए मोदी जी ने इनके नाम पर क्या बनाया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या बनाया? किन के नाम पे बना? इसे कहते हैं एकता की मूर्ति। अच्छा, आयरन लेडी किसे कहते हैं? आयरन मैन तो थे ये, आयरन लेडी किसे कहते हैं बताओ? इंदिरा गांधी। वेरी गुड, देखो बहुत तेज हो गया ये।
इंदिरा गांधी, देश की पहली महिला पीएम। लिख लो, लिखिए, लोग को याद नहीं रहता है। आयरन लेडी इंदिरा गांधी। आयरन लेडी किसे कहते बाबू? इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? आयरन लेडी। तो अगर आपसे कोई पूछे आयरन लेडी किसे कहते, क्या बोलोगे? हाँ, इंदिरा गांधी को क्या कहते हैं? आयरन लेडी। क्यों कहते हैं आयरन लेडी? बताना तुम लोग। यही कारण है, और क्या कारण है? खोज के लाना कल, ठीक है। आयरन लेडी इन्हें क्यों कहते हैं? वाई डू वी से इंदिरा गांधी एज ए आयरन लेडी? क्या काम किया था कि इन्हें आयरन लेडी कहते हैं? लोह महिला, मतलब महिला ठीक। चलो खोज के लाना। चलो अगला सवाल पूछेंगे कल। कोई दिक्कत है? चलो अगला सवाल लिखिए। लिखो, निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? ठीक है, देखिए, हम बात करते हैं रूसी क्रांति के बारे में। क्या जानते हैं बताइए? नवंबर 1917। इमर ध्यान नहीं, कौन सी क्रांति हुई थी? रूस की क्रांति। इमर ध्यान रखो, इसमें क्या हुआ था? रूस की क्रांति में ध्यान रखना कि बेसिकली रूस में जो एक राजा था निकोलस, जार निकोलस द्वितीय, ध्यान रखना, क्या नाम था? ये तानाशाह हो गया था। क्या हो गया था? डिक्टेटर, समझे? हो गया डिक्टेटर। जब ये डिक्टेटर हो गया तो इसने क्या किया था? इसने क्या किया था कि इसने बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो रूस की जनता एक हो गई, सबको उसको मदद सिखा दिया। जनता एक हो जाती है तो किसी को चलता है? जनता ही है ये जो सबको सिराकों पे उठाती है, फिर बाजार भी देती है। कौन है ये? जनता, ठीक है। जनता सर्वोपरि होती है। चलो, तो इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा है? क्वेश्चन कह रहा है। तो इंडिया में बहुत सारा प्रभाव पड़ा। इन्होंने, एक व्यक्ति थे RS अवस्थी, उन्होंने एक बुक लिखा था रेड रिवॉल्यूशन। कौन सा रिवॉल्यूशन? रेड रिवॉल्यूशन नामक किताब लिखा था। किसने? मतलब RS अवस्थी ने, समझे? 1920-21 में। लिखिए इसको, लिखो। देखिए, इसके प्रभाव लिखिए बच्चों। पहला प्रभाव लिखो, लिखो, रूस क्रांति का प्रभाव भारत में। लिखो हिंदी में, RS अवस्थी ने 1920-21 में, 1920-21 में क्या लिखा? 1920-21 में एक किताब लिखा था, द रेड रिवॉल्यूशन। द रेड रिवॉल्यूशन नाम था किताब। नाम लिखो, द रेड रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1920-21 में रूसी क्रांति, लेनिन और उसका जीवन। मतलब रेड रिवॉल्यूशन में रूस की क्रांति के बारे में लिखा था, लेनिन के बारे में लिखा था, समझे? रेड रिवॉल्यूशन कौन सा बाबू? किताब किसने लिखा? अवस्थी। क्या नाम था? RS अवस्थी ने क्या लिखा था? लिखो, लिखो यह किताब, लिखो यह किताब लेनिन, रूस की क्रांति, लेनिन और उनके जीवन और विचार के बारे में था। यह किताब मतलब जो है रूसी क्रांति, लेनिन और उसके जीवन और विचार के बारे में था। विचार के बारे में था, ठीक है। इसके तहत जो है
भारत की बहुत सारी हस्तियां जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ये सब ना, ये सब जो है रूस के ऊपर लिखे थे, रूस के विचार को फैलाए थे। किसने फैलाया था? हाँ हाँ, लिखो लिखो। इसके तहत जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर रूस की यात्रा किए थे। किसकी यात्रा किए थे? रूस की यात्रा किए थे ना, रूस की यात्राएं किए थे। मतलब इन लोगों ने रूस की क्रांति से प्रभावित होकर। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आ गया? और इसी के तहत 1920 में एक पार्टी बनी थी। देखिए 1920 में साम्यवादी दल का गठन हुआ था। साम्यवादी दल के गठन 1925 में हुआ था। 1925 में कौन दल का गठन हुआ था? साम्यवादी दल का गठन। ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में? क्या समझ आया? 25 में क्या हुआ था? साम्यवादी दल का गठन हुआ था। ये सब कारण है, ये सब किसका कारण है? रूस की क्रांति का कारण है। ठीक है, पहले क्या बताया? एक बुक लिखा था आर एस अवस्थी ने, द रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति। ये 2021 में लिखा था। इसमें रूस का जो रूस की क्रांति के बारे में, लेनिन के बारे में, लेनिन के जीवन के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में इसमें लिखा गया था। ठीक है, और इसी को देखते देखते जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ गए थे? रूस। मतलब समाजवाद से प्रभावित हुए थे। और 1920 के दशक में के मध्य में क्या हुआ था? साम्यवादी दल का क्या हुआ था? गठन हुआ था। भारत में साम्यवादी दल का गठन हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। इसीलिए आंसर एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन में। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सब ऑप्शन में तुमको मिलेगा तो मार देना उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऐसा जी। अगला क्वेश्चन लिखो। धन विधेयक राज्यसभा के अंतर्गत, राज्यसभा में धन विधेयक, राज्यसभा में भारत भारत के धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनर्स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। भारत भारत के अंतर्गत पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में बताया गया है? यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखो बड़ा बढ़िया सवाल है, ये ट्रिकी सवाल है ना। अच्छा, किस अनुच्छेद में बताओ? किस अनुच्छेद में कहा गया है जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा में हम प्रस्तुत नहीं कर सकते? सिर्फ और सिर्फ कहाँ कर सकते हैं? अनुच्छेद 109(1) में है, लिख लो। 109(1) में, 109(1) में है, 109(1) में है। अच्छा, धन विधेयक किस किस आर्टिकल में है? 110। बता दें कल किस में है जी? धन विधेयक 110 में है। लेकिन ये बात जो कह रहा है कि हम पारित करेंगे कहाँ पर? राज्यसभा में। लोकसभा पारित, ये किस विधेयक में लिखा है? किस किस आर्टिकल में लिखा है? 109(1) में। 109(1) में। मनी विधेयक, मनी बिल खुद किस में है? 110 में। 110 में मनी बिल। अब फाइनेंशियल बिल किस में है? 117 में। बताए थे ना। वित्त विधेयक किस में है जी? वित्त विधेयक जो है वो 117 में है। इसमें 117 में है वित्त विधेयक। ठीक है, 3 आर्टिकल याद हो गया। 109(1) में क्या कहा गया बताइए? हाँ, मतलब कह रहा है वही बात हुआ, राज्यसभा में मनी बिल को हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? लोकसभा में। ऐसा किस अनुच्छेद में है? 109(1) में। 110 में क्या है? मनी बिल। क्या है?
और 117 में क्या है, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। चलिए अगला सवाल लिखिए। देखिए, मंडल आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मंडल आयोग के गठन के समय, मंडल आयोग के गठन के समय, मंडल आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कब कौन थे? ठीक है, कौन थे प्रधानमंत्री? इसे लिखो, मोरारजी देसाई। समझ आया? कौन थे बाबू? देखिए पूरी बात समझो। ये मंडल कमीशन कब बना बताओ? मंडल कमीशन बना कब? इसका गठन कब हुआ बताओ? पता है? यहाँ पूछा, लिख लो। मंडल कमीशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1979 को। 1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन की स्थापना हुई थी। मंडल कमीशन की स्थापना हुई थी कब? 1 जनवरी 1979 को। कोई दिक्कत? समझ आ गया? 1 जनवरी 1979 को क्या हुई थी? मंडल कमीशन की स्थापना हुई थी। याद रहेगा ना जी? कब हुई थी? उस समय पीएम कौन थे हमारे? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। याद रहेगा ना? तो ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या है? दूसरा पिछड़ा आयोग है। लिख लो, लिख लो, मंडल कमीशन है, इसे हम लोग दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। ध्यान सुनो, तो मंडल कमीशन कहा था कि 27% आरक्षण दो ओबीसी को। कितना परसेंट? और इसको लागू किया था वीपी सिंह ने। लागू किसने किया था? तो उसने 27% ओबीसी को आरक्षण दे दिया था। समझे? इसकी सिफारिश क्या थी मंडल कमीशन की? 27% क्या दो? आरक्षण। किसको? अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ी जाति जो है, उसको 100 में 27% आरक्षण दो, इसको मिला आरक्षण। लिख लो, लिखिए, इसकी सिफारिश थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए। 27% आरक्षण, 27% रिजर्वेशन की बात कर रहा था। 27% ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहा था मंडल कमीशन। इसको लागू किसने किया था? वीपी सिंह ने। जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने थे तो इसको क्या किया था? लागू किया गया था। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ध्यान सुनिए, देखो बच्चों, इधर ध्यान सुनिए। लड़की, तुमको बहुत नींद आ रहा है, तो इधर समझिए। तो उसने क्या किया था? अच्छा, वीपी, इसे मंडल कमीशन क्यों कहा जाता है? मंडल का नाम क्यों पड़ा मंडल? क्योंकि इसके फाउंडर थे बिंदेश्वरी मंडल। कौन नाम था? बिंदेश्वरी मंडल। इसलिए नाम पड़ा। अभी लिखा देते, रुक जाओ, लिख लीजिए। लिखिए, इसे मंडल कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय एक सांसद थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके सांसद थे। समझे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल कहा जाता है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। देखिए, ये जो मंडल कमीशन है, इसने रिपोर्ट कब सौंपा था? 1980 में। रिपोर्ट कब सौंपा था? अच्छा, गठन हुआ था 1979 में, रिपोर्ट सौंपा 80 में। अब इसको लागू कब हुआ था? 90 में। लिख लो, लिखो, इसका शॉर्ट में लिख लो, गठन। मंडल कमीशन गठन 1979 गठन, गठन हुआ था 1979 में। हाँ, रिपोर्ट सौंपा था 80 में। रिपोर्ट कब सौंपा था? 1980 में। और इसने जो अपना, इसको लागू हुआ था कब? लागू 10 साल बाद, 1990 में। ठीक है, कितना परसेंट आरक्षण मिला था वो?
27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिला था, 27% क्या मिला था, ओबीसी को रिजर्वेशन। समझ आ गया पूरी कहानी क्या? देखो इसे हम लोग मंडल कमीशन है ना, दूसरा पिछड़ा आयोग है। इससे पहले एक पिछड़ा आयोग बन चुका है, समझे? एक पिछड़ा आयोग बन चुका है 1951 में, जिसके अध्यक्ष काका कालेकर। क्या अध्यक्ष थे? काका कालेकर। ध्यान से समझिए, पिछड़ों के लिए, पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए, जो पिछड़ा है ना, जाति से क्या है, पिछड़ा मतलब पीछा है, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए एक कमीशन बना, पहला पिछड़ा कमीशन, वो 1951 में। 1900 उसके अध्यक्ष काका कालेकर। काका, ये भी सवाल पढ़ाएंगे, अभी दिखा देंगे। काका कालेकर कौन थे? फिर दूसरा पिछड़ा आयोग बना 1979 में, जो बनाने उस समय सांसद कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या था? हाँ, तो इन्होंने अपना रिपोर्ट 80 में सौंपा। जब 79 में गठन गठन किसने करवाया था? गठन करवाया था किसने? मोरारजी देसाई। कौन देसाई? ये गुजरात के थे। देखो, जब जनता, पूरी बात समझ, जब जनता पार्टी की सरकार बनी ना, तो इसने जो इधर ये क्या थे, इसका नाम जयप्रकाश नारायण, इनके लीवर में सूजन हो गया था। क्या हो गया था? तो ये प्रधानमंत्री नहीं बने, इनको इन्होंने किसको बना दिया? तो वो बने, मोरारजी देसाई बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। और ये जो प्रधानमंत्री बन गए के मोरारजी देसाई, एक कमीशन बना दिया, गठन कर दिया ओबीसी की भलाई के लिए, समझे? उसमें कितने, उसके अध्यक्ष कौन थे, सांसद कौन थे उसके अध्यक्ष? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या नाम था? और उसके नाम में टाइटल था मंडल, इस नाम पर मंडल कमीशन। कोई दिक्कत आए समझिए बढ़िया से, फुल्ली। चलो, ये रिपोर्ट कब सौंपा? 80 बना 1979 में। अगले साल रिपोर्ट लागू कब हुआ? 1990 में। प्रधानमंत्री बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलो बता दिए, पूरी फैक्ट समझा दिए। चलिए आगे लिखो। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीति प्रवृत्ति किस राष्ट्रीय दल के पास है? हमारे राष्ट्र को मुख्यतः मतलब मुख्य मतलब मेन रूप से राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति, निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व कौन से राजनीतिक दल द्वारा होता है? हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर, नेशनलिज्म के आधार पर निर्मित करने की राजनीति की प्रवृत्ति, निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति, राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व, राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व कौन सी पार्टी करती है? बीजेपी करती है। समझाते देखो, देखिए देखिए पूरी बात समझो। हमारे देश को राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की लिखा राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व बाद में किस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किया जाता है? अच्छा पूरी बात समझो। बीजेपी क्या करते हैं, ध्यान दी, और राष्ट्रवाद को जगाती है। किसको जगाती है? मतलब देश बड़ा है, देश बड़ा है, देश बड़ा है। मोदी कहते ना, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। शुरू में आया था 14 में यही कहता था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। किसने कहा था? तो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाता है कौन? मतलब तुमको देश के प्रति प्रेम, मतलब देश से सब कुछ है, देश से बड़ा कोई नहीं, भारत से बड़ा कोई नहीं, ये राष्ट्रवाद है। ये क्या है? तो राष्ट्रवाद पर पॉलिटिक्स कौन करता है? बीजेपी करती है। समझे? असल में क्या बोल रहे बताओ? राष्ट्रवाद पे वो हिंदू मुस्लिम करवा करके हिंदू को बढ़ावा, जानता है कि हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू को मतलब अपना राष्ट्रवाद है, ये है, वो है, देश है, बड़ा है, आर्मी फौजी हैन टेन अटैक करवा देगा, हैन टेन कुछ भी, मतलब
होता है, चलते रहता है। तो जब जब होगा तुमको, मतलब आएगा ना चुनाव, उससे पहले पाकिस्तान को लोग ललकारे गाड़े गड़ी आएगा, उससे पहले नहीं गड़ी आएगा। लेकिन जब पॉलिटिक्स आएगा, चुनाव पॉलिटिक्स एक साल पहले, तो कोई अटैक हो जाएगा। अब देखो, पाकिस्तान की माँ बहन एक करेंगे हम लोग, देखो पाकिस्तान को क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये क्या है। तो लोग सब एक जगह हो जाते हैं, हाँ पाकिस्तान को दूर जोड़ी है, सब वोट मारो बीजेपी को, मारो वोट दो बीजेपी को, बीजेपी बीजेपी सब कमल छाप कमल छाप। तो ये होता है राष्ट्रवादी, क्या है, समझ आया राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद पे पॉलिटिक्स कौन करती है, बीजेपी का मेन एजेंडा है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, है ना। चलो हिंदू मुसलमान एक करके पूरा जीत लेता है। चलिए एक विचारधारा किसकी है, बीजेपी की है, तो मत भूलना इसको। भारतीय जनता पार्टी कब बना बीजेपी, 1980। इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष, बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, लिख ले एक लाइन। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, 80 में स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, शॉर्ट में लिखो। छाप तो पते होगा कौन छाप है, कमल छाप। चले अगला लिखो, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए थे। देखो भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे जब 73rd और 74, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन क्या आए थे, अस्तित्व में आए थे, ठीक है। कोई दिक्कत, तो कौन प्रधानमंत्री थे, मतलब 73वां हुआ था 1992 में और 74वां हुआ था 1993 में। तो कौन थे 92-93 प्रधानमंत्री, नहीं रे, देखो मुरारजी तो 2 ही साल में हट गए, नहीं नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे। देखो एक प्रधानमंत्री थे, हम थे पीवी नरसिम्हा राव, लिखो लिखो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। कोई पूछेगा बता देना, क्या बोलोगे, पीवी नरसिम्हा राव। देखो समझाते, समझो क्या नाम था बउआ, इधर ध्यान सुनिए। देखिए नरसिम्हा राव एक बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, वो कई भाषा के जानकार थे। क्वेश्चन पूछ देगा तुमको, कौन से प्रधानमंत्री हैं जो सही, जो पॉलीग्लॉट थे। पॉलीग्लॉट मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड होता है पॉलीग्लॉट, मतलब जो कई सारे भाषा के जानकार होते हैं। क्या बोले, जैसे भाषाविद, इनको बहुत ही भाषा आता था, बहुत ही भाषा, बहुत सा लैंग्वेज का ज्ञान था। किनको, पीवी नरसिम्हा राव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, पूछेगा भाषा को लेकर, विद्वान आदमी थे, मैनी लैंग्वेज जानते थे, बहुत सारा, हिंदी इंग्लिश फ्रेंच, ये कई सारा लैंग्वेज जानते थे। अच्छा आप बात करते हैं, देखो टर्म है 73वां 74वां, ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखो। 73वां किस रिलेटेड है और 74वां किस रिलेटेड है, संविधान संशोधन बताओ। संविधान बदलाव हुआ था ना, 73वां में क्या चीज बदला गया था और 74वां में क्या चीज बदला गया था, बोलिए। देखिए 73वां बहुत फेमस है पंचायती राज व्यवस्था, कौन व्यवस्था, और 74वां है नगर पालिका, किससे है, तो लिख लो एक बार शॉर्ट में लिखिए। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उन्हें पता है पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड, किससे, पंचायती राज व्यवस्था, 74वां नगर पालिका से। कोई दिक्कत, तो बताइए, इधर बताइए 73वां कब हुआ था बाबू, 1992 में, लिख लो 73वां संविधान 1992 में और 74वां 1993 में, 74वां 1993 में, ठीक है। कोई दिक्कत, ये 73-74वां किस संविधान कब लागू हुआ था, 73वां किससे रिलेटेड है, मतलब पंचायत या त्रिस्तरीय, किसने कहा था, क्या स्तरीय था ये, बलवंत राय मेहता समिति, क्या नाम था, सुनो एक समिति था बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान सुनिए थोड़ा सा, ए इधर ध्यान दो, देखो बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय,
एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। पहला क्या बोला? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, थर्ड क्या था? तो इसको बोला था कि बलवंत राय मेहता एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, नेता थे बहुत बड़े। उसने कहा था कि पंचायत को 3 स्तर में बांटो। इनका लागू भी हुआ यहीं पर, और यही लागू है इंडिया में। अपना नगर पालिका में किसमें आता है? नगर पालिका में 3 आता है, नगर परिषद, नगर निगम, एक और होता है। तो देखो बता दे रहे हैं, समझो क्या बता रहे हैं। तो क्या स्तरीय है? गांव लेवल पर, गांव लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल। गांव किस लेवल पर? गांव। दूसरा पंचायत मतलब ब्लॉक लेवल। हाँ, तीसरा क्या हो गया? देने वाले कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति। और 2 स्तरीय की बात करेगा तो अशोक मेहता समिति। 2 स्तरीय की बात किसने किया था? अशोक मेहता समिति। लिखिए, देखो त्रिस्तरीय लिख लो। त्रिस्तरीय में पहले लिखो पंचायत लेवल पर, गांव है ना। एक बार लिख लो, पंचायत सिंपल है, ग्राम पंचायत। पहला क्या है? ग्राम पंचायत किस लेवल पर है? देखो फर्स्ट लिख लिए फर्चा के, ग्राम पंचायत हो गया किस लेवल पर? शुरू से लिखो, ग्राम पंचायत लिखो, गांव लेवल पर। इसमें क्या होता है? मुखिया सरपंच होते हैं। क्या होते हैं? मुखिया सरपंच। लिख लो इसमें, ग्राम लेवल पर मुखिया सरपंच होते हैं। आए समझ में? क्या बोला? गांव लेवल पर कौन होते हैं बाबू? मुखिया सरपंच। याद रहेगा जी? याद हुआ? अरे मुखिया बनता है ना, मुखिया यही होता है। ठीक है, मुखिया काम क्या होता है? गांव की साफ सफाई करवाना, प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय निकाय को संभालना। दूसरा लिखो पंचायत समिति। सेकंड लिखिए पंचायत समिति, यह ब्लॉक स्तर पे होता है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है ना। पंचायत समिति आया समझ में? कौन समिति? ये किस स्तर पे होता है? ब्लॉक। थर्ड लिखो जिला परिषद, जिला स्तर पर, ये सबसे ऊंचा होता है ना। ये होता है जिला परिषद। हाँ, ये जिला स्तर पे होता है। किस स्तर पे होता है बउआ रे? जिला स्तर पे होता है। याद हो गया? तो क्या स्तर ये कहा था? बलवंत राय मेहता समिति। नाम लिखिए उसका, नाम लिख लो। कहने देने वाले कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय एक व्यक्ति का नाम था। क्या नाम था? जिसने क्या स्तरीय दिया था? 2 स्तरीय। अशोक, ये लिख लो 2 स्तरीय, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय, 2 स्तरीय, 2 स्तरीय। अशोक मेहता। 3 स्तरीय कौन थे? बलवंत राय मेहता। देखिए बिहार में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है। किसमें? पंचायती राज में। कितना परसेंट है? लिख लो, देखो बिहार में नोट में लिख लो, महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है? तो 50% आरक्षण है। 50% आरक्षण है। कितना परसेंट आरक्षण हुआ? 50%। कम से कम 33% प्रावधान है, होना चाहिए। लेकिन बिहार में कितना परसेंट है? 50%। 33% तो महिला को होना ही चाहिए, लेकिन बिहार में इसको बढ़ा के 50% किया है। चलो, कोई दिक्कत? बोलिए क्या बोला? बोलो बच्चों। त्रिस्तरीय बलवंत राय, 2 स्तरीय अशोक मेहता। ठीक। कितना परसेंट आरक्षण होना चाहिए? कम से कम 33%। प्रावधान कितना है? 33%। लेकिन बिहार में कितना है? फिर तो महिला को कितना बढ़ाया गया है बताओ? और कितने साल पे चुनाव होता है? ये 5 साल पे। जनरली कितने साल पे होता है? 5 साल पे चुनाव होता है। और इसके लिए चुनाव लड़ने के लिए 21 साल होना चाहिए एज। कितना साल? लिख लो, एक बार लिख लो, चुनाव लड़ने के लिए 21 साल एज होनी चाहिए।
और वोट के लिए 18 साल एज, मतलब पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 साल एज होनी चाहिए। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए क्या होना चाहिए? 21 साल, मतलब जो है वो आपकी कम से कम मिनिमम एज होनी चाहिए 50 ईयर्स। कोई दिक्कत? सुनिए इधर, इसका अनुच्छेद है 243। कौन सा अनुच्छेद है? अरे पंचायती राज का अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 से लेकर ओ तक है। कितना तक है? 243 से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, इतना लंबा है, लेकिन तुमको पूरा याद नहीं करना है। जो जो परीक्षा में पूछा वो याद करवा देते हैं, समझे? जैसे सबसे बेसी पूछेगा तुमको क्या, एक क्वेश्चन पूछेगा आरक्षण कौन सा अनुच्छेद में होता है, मतलब इसमें आरक्षण है ना जी, महिला के लिए कितना % आरक्षण है? 33%। बिहार में बढ़ा के कितना किया है? प्रावधान है 33%, कम से कम होना चाहिए। लेकिन बिहार ऐसा राज्य है, महिला के सशक्तिकरण के लिए, महिला को मजबूत करने के लिए क्या किया है? तो क्वेश्चन पूछेगा, लिखो लिखित क्वेश्चन, पंचायती राज में, पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 243C में, डी में, डी। शॉर्ट में लिख लेना। तो 243D एग्जाम में खूब पूछेगा। इसमें SC ST को आरक्षण में मिला है। किसको मिला है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसको भी आरक्षण किसमें मिला है? 243D में। 243E में मिला है। इसको 243E कहता है। इसका कार्यकाल होगा 5 साल। कितना साल? तो लिख लो 243E लिखो, ई। इसका कार्यकाल होता है 5 साल। ईयर में होता है ना, YEAR, ईयर मतलब कार्यकाल होगा 5 साल। ठीक है, कोई दिक्कत है? याद कर लीजिए बढ़िया से। कोई दिक्कत? 243G परीक्षा में पूछा है BPSC, इसको लिख लो। ये लिखिए, 243G में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। देखिए, पंचायतियों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व और सूची, 29 सूची है। इसमें 29 सूची है। लिखो, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। देखो बच्चों, पूरी बात समझो। ये देखो, पंचायती राज जो है आर्टिकल 243 में है, उसमें ABCD कहाँ तक है? O तक। उतना आर्टिकल तुमको याद हो नहीं होगा, हम वो आर्टिकल तुमको लिखवा देते हैं जो एग्जाम में आएगा। तो 243D में आरक्षण है। क्या है? तुम याद करना, आरक्षण। तो पूछेगा तुमको, पंचायती राज व्यवस्था में किस अनुच्छेद के अंतर्गत SC ST और महिलाओं को आरक्षण मिला है? तो ऑप्शन में रहेगा ABCD। अच्छा, ABCD नहीं, ऐसे रहेगा 243A, 243B, 243C, 243D। तो क्या मारोगे? डी। डिटेल में पूछ के टफ, सबको यही पता है कि पंचायती राज में 243, पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद कौन सा? 243 है। इसको इससे ज्यादा बहुत कम आदमी को आता उसको है जो डीपली पढ़ता है। तो पूछेगा तुमको, BPSC पूछा है, अभी AEDO का एग्जाम हुआ था इसी साल, इसमें सवाल पूछा था, हमको याद है। तो AEDO में पूछा था कि डीपली पूछ लिया, घुस के पूछ लेता है, अंदर तक पूछ लेगा कि पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण जो है, रिजर्वेशन, SC को, ST को और महिला को किस अनुच्छेद में दिया है? क्या बोलोगे? 243D। ठीक, एक बार 243G का भी पूछा था, जी फॉर गोलू, मेरा नाम है ना, तो हम ऐसे याद किए थे, हम बोले इसको याद करना जरूरी है। इसमें कहा गया है पंचायत की क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या पावर होता है ना पंचायतों की, तो वो फिर प्राधिकार, उसका कौन कौन पंचायत कौन कौन चलाएगा, और उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका विषय, कितना विषय है? 29 विषय है। तो ये सब किस में दिया है? G में। ठीक है, अब लिख लो, एक लिख लो 243H, एग्जाम में खूब पूछता है H, पंचायतों द्वारा
कर लगाने की शक्ति, पंचायत द्वारा कर, कर मतलब टैक्स, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति, कौन सा अनुच्छेद में बाबू? एच 243। एच में क्या है? अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक याद कर लो, हम देखो याद कर लेते हैं। अच्छा, टैक्स कैसे देते हैं? हाथ से देते हैं। एच फॉर हैंड, एच फॉर हैंड, तो हैंड से क्या देते हैं हम लोग? टैक्स कर देते हैं ना जी, टैक्स देते हैं ना, नगर निगम टैक्स आता है ना। तो 243 एच में क्या देते हैं हम लोग? हैंड से, हाथ से देते हैं टैक्स। 243 एच भूल जाओगी सब, गारंटी है 10 दिन के बाद ही भूलोगे, लेकिन इसको रिवाइज करना है, इसलिए हम ट्रिक्स तुमको बता दे रहे हैं, ध्यान दो। इसको जब तक रिवीजन नहीं करोगे एक बार में नहीं होगा, एक बार याद करो। बोलो रे लड़की, मसवाई है लड़की है ये। बोलो आरक्षण किस में है? बोलो रे, बताएं आरक्षण किस में है? डी में। आरक्षण किस में है? डी में। जोर से बोलो, हाँ बोल ना जोर से, तो बच भी ही तो है ना, गूंगा बैसलास नहीं है तू, बोलना है। चलो डी, डी याद हो गया। जी, जी से एग्जाम में खूब पहले ई। अच्छा ई का देखो, ई का मतलब कार्यकाल, ई मतलब कार्यकाल क्या साल के लिए होता है? 5 साल। देखो इसको याद कैसे करोगे? देखो ईयर, वाई ई ए आर होता है ना ईयर, ई मतलब ईयर में आया ई, कार्यकाल क्या साल? 5 साल हो गया। इसका पूछेगा 243 जी पूछेगा, जी पूछेगा क्या कि पंचायत की क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या प्राधिकार होते हैं, क्या क्या उसके उत्तरदायित्व होते हैं, कितने विषय हैं, 29 विषय पर एक कानून 29 विषय को कंट्रोल करता है। जैसे एग्जाम्पल एक दो विषय बताते हैं। जैसे इसका काम क्या है? मोहल्ला में लाइट लगवाना, लाइट लगता है ना, है? साफ सफाई करवाना, रोड सबका साफ सफाई होना चाहिए, नाला बनवाना, क्या बनाना? नाला। तो किसका काम है? पंचायती राज व्यवस्था का, जहां पर मुखिया सरपंच होगा उसका काम होता है। अरे 29 विषय है इसमें, कितना विषय है? मैं विषय बता रहा हूँ, विषय क्या क्या है, इस सब इसका काम 29 को काज है इसका, तो विषय 29 दिया है इसी में, ठीक है। अब बात करते हैं 243 एच। तो हैंड से क्या देते हैं? टैक्स, तो कर, तो कर लगाने की शक्ति किसके पास है? मतलब ये एच, ठीक है, याद कर लेना। बाकी है तो बहुत, उतना याद होगा नहीं, 15 तक है, ए बी सी डी तक है, ठीक है, बट उतना आपको याद नहीं करना है, ना याद होगा। मेन बता देते हैं। चलो एक और लिख लो, एक एग्जाम में और पूछ ही सकता है तुमको, लिखिए। चलो ठीक है, इतना ही याद कर लेना। 243 कथी अनुच्छेद में, इतना याद करोगे काम चल जाएगा, पूछा जाएगा तो देखा जाएगा, ठीक। चलिए ऐसे में इतने याद तो इतना तो पछता है इन लोगों को, इतना बात पचा सकते हो? इतनी बात को पहले पचाओ, इतना आर्टिकल, इसी में माथा होल बोल हो जाता है लोगों का। याद हो गया? चलिए इतना याद हो गया कम से कम बेसिक। तो बताओ त्रिस्तरीय किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति, ये गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति। ये किस संविधान संशोधन में दिया है? 73वां किसे? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 74वां में क्या है? नगर पालिका, नगर, ये दोनों 92-93 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। क्या नाम थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? भाषा बहुत जानते थे। कौन? चले, बहुत अच्छा विद्वान आदमी था। ये सब बात तुमको याद करना है। त्रिस्तरीय कौन कौन है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है, ये बता दिया। अच्छा, और एक सवाल पूछेगा, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है? तो अनुसूची लिखो, 11 में लिख लीजिए। टोटल 12 अनुसूची है, 11 अनुसूची में लिख लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है? तो
अनुसूची है 200 अनुसूची लिख लेना 11। किस अनुसूची में है जी? 11वां अनुसूची में है ना। और ये लिखो नगर पालिका 11A में, 11A में। देखिए 11 अनुसूची में क्या है? हाँ, इसको 11 यानी इसको 12 कर लो। किसको? नगर पालिका में किस में है? अनुसूची 12 में लिख लो। 11A नहीं 12। तो अनुसूची 11 में क्या है बोलो? अनुसूची 11 में है अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत राज व्यवस्था। अनुसूची 12 में नगर पालिका। किसमें है? नगर पालिका नहीं, पंचायती राज जो है भाग 9 में है, भाग 9 में। और पंचायती राज सॉरी पंचायती राज भाग 9 में। और इधर जो है क्या कहते हैं? नगर पालिका भाग 9 क में, 9A में। ये बता रहे थे भाग 9 में क्या है? पंचायती राज, पंचायती राज है। 9A में क्या है? नगर पालिका। ठीक है, तो 9 में क्या? भाग 9 में बोलो। भाग 9A में। अच्छा, अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किस में है? नगर पालिका अति पंचायती राज। और 74वां नगर पालिका। याद हो गया? बोलो फिर से एक बार रिवाइज करो। आरक्षण किस में है? 243D में। किस में? डी। कार्यकाल 243E। और जो है टैक्स हैंड एंड टैक्स H। और जी में क्या है? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व और विषय। कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय। कितने विषय हैं? 29 विषय। याद रहेगा ना जी? हाँ, डिटेल से पढ़ो, इतना गहराई से पढ़ना पड़ेगा बुआ। अभी तो कोई गहराई नहीं बताए हैं, अभी तो हम ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं। गहराई जब जाओगे तो पता चलेगा इसमें। एकदम अच्छा ही आसान है, लेकिन इसीलिए कहते हैं दुनियादारी छोड़ के रॉबोट बनना पड़ेगा इसमें तुमको। तो हाँ कि हर चीज हम कते विषय से देखे, कतेक विषय एक विषय में तो घुस होगे तो लगेगा भाई बहुत ही विषय है। साइंस से है तो कितना विषय है। सच्चाई बताते हैं, इसके लिए इसीलिए पढ़ो, 12-12 घंटा पढ़ो, लगा दो दिन अपने आप में इसमें पूरा, तब ना जाके ज्ञान होता है। हाँ? तब जाके ज्ञान होगा बुआ, तब जाके नॉलेज होगा, तब आप कहीं कुछ बोल पाएंगे। तब तुमको हर टॉपिक पे नॉलेज होना चाहिए। इसलिए सब फोकस है, सब चीज़ का फोकस हल है फोकस। जिससे आप घोड़े की तरह एकदम पूरा अपने आप को साध लेंगे इस पर, तो थोड़ा रिजल्ट होना सही हो जाएगा। और जिस दिन मन चरफर रहेगा, वेब सीरीज पर मन करेगा कि थोड़ा सीरियल देख लेते हैं, क्रिकेट की बात कर लेते हैं, सास बहू वाला बात कर लेते हैं, छोरी मोगी की बात कर लेते हैं, तो हो गया रिजल्ट, तो परीक्षा पास कर गया। समझे? जिस दिन आपका मन अपने आप को साध लोगे इसमें, बाहर में जाए दुनिया, बाहर में जाए भोज भात, रिलेशन फंक्शन, सोचोगे कि हम हर पार्टी अटेंड कर ले, नहीं होगा। हर चीज अटेंड कर ले, हर कोई चीज ना, चौक चौराहा ना छूटे, हाँ? मतलब हर चीज हो जाए तो नहीं होने वाला है। बैठो ना, अपने आप को समय 10 घंटा पढ़ना शुरू करो रोज, पर डे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, बाहर में जाओ, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब पढ़ना चाहिए आपको, फर्क इस बात से होना चाहिए कि हमको पढ़ना है, तब जाके इक्वली रूटीन बनाओ प्रॉपर। 3 घंटा पॉलिटी, 3 घंटा हिस्ट्री, 2 घंटा साइंस, मैथ, रीजनिंग, जो भी है सबका रूटीन बनाओ, पढ़ो, घसी मेहनत करही ले, तक पढ़ा पढ़तो गहराई से। ये किताब है सबके पास, तो क्यों नहीं तुम लोग इसको आगे देखते भी हो, थोड़ा उल्टा पुल्टा देखा है? पूरा देख लिया, 1000 सवाल, 800 सवाल देख लिया, पॉलिटी देख लिया पूरा। इसमें पूरा इस किताब की खासियत क्या है? केरल पब्लिकेशन में पूरा बिहार का किताब का सवाल है, देख लो पूरा क्वेश्चन है इसमें, आलतू फालतू कोई नहीं है किन पब्लिकेशन का। इसमें देखो, पढ़ो क्या क्या लिखा है। बिहार दरोगा
देखो यहाँ पर दरोगा से लेकर सिपाही से लेकर टीचिंग एग्जाम, हर एग्जाम का क्वेश्चन है, सब विषय का क्वेश्चन इसमें है। देखो ना कितना सारा क्वेश्चन, देखो पढ़ो, देखिए देख रहा है कितना विषय लिखा है, देखो पढ़ो। इंटर में एसएससी का है, बढ़ियार दरोगा का है, बीपीएससी का परीक्षा का है, हर परीक्षा की इसमें समाहित है, इसलिए अच्छा सवाल किताब है। क्वेश्चन बैंक है ये, क्या है तो 1000 क्वेश्चन लगा लो पॉलिटी का, 1000-2000 लगा लो इतिहास का, 1000-2000 तुम ज्योग्राफी लगा लो, 1000-2000 करंट अफेयर पढ़ लो, देखो रिजल्ट होना तय। 2000 हर विषय में लगा दो, 2000 बायो का, 2000 साइंस का, 2000 मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इसी करके 2000 लगाओ, मतलब लगा दो 2000 क्वेश्चन, देखो तुम्हारा रिजल्ट कहाँ से होगा। 10,000 तुमको सवाल तैयार करना है लगभग, और कंसेप्ट को जान करके समझ करके रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा। इतना तो कम से कम मेहनत करना ही पड़ेगा, इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा। 10,000 से कम 10,000 क्वेश्चन तुमको तैयारी करके जाना है, तब जाके आपकी रिजल्ट होगी। अब बाकी करेंट पढ़ो, ठीक है, रहने दो आज इतना ही, क्या चलो।